चलो शुरू करें। गणपति बप्पा मोरिया। आ जाइए जी, आ जाइए, अब शुरू करते हैं। अभी तक हमने कैपिटल गेन में क्या क्या देख लिया है? हमने उसका फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है, राइट। यहां पर हमें पता पड़ गया है कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। सेकंड पड़ाव है, दैट इज अब हमें पता पड़ चुका है कि यस सर, हमारी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने वाली है। गुड मॉर्निंग शिवानी। अब हमें पता पड़ गया कि हाँ भाई, हमारी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने वाली है। तो अगला क्वेश्चन, सर कितनी कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, तो कंप्यूटेशन कैसे होगी? नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंप्यूटेशन पार्ट। ये बताया गया है सेक्शन 48 के अंदर, ठीक है। चलो जी। तो अभी हमने फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है सर। कैपिटल असेट्स होना चाहिए। कैपिटल गेन कब को इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल असेट्स है, ट्रांसफर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसफर में मैंने आपको सारे पार्ट बता दिए थे। एक आपको सेक्शन 47 भी मैंने आपको बताया था। यस, अभी उसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे बट थोड़ा बाद में। पहले कंपटीशन वाला पार्ट थोड़ा मजबूत कर लें, देन विल कम ऑन दी 47। वापस आएंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, अब अपन आते हैं। कल मैंने जो रिवाइज करवाया था उसका पर्पस यही था कि ताकि एक फ्लो बना रहे, आपको ये ना लगे कि यार ये चैप्टर क्या है, सुना सुना लग रहा है ना, जब सुना सुना लगे वैसा ना लगे। चलो जी, आइए अब हम आते हैं सर कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन, सेक्शन 48। इसका नोट सीरीज जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा इमीडिएटली विल कंप्लीट नोट सीरीज। तो मैं सोच रहा हूं उसके लिए एक आज क्या दिन है? आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक मैराथन है बीच में 23 तारीख को। चलो देखते हैं कैसा रहता है। कोशिश है कि आज आपका मुझे बताओगे क्या नेक्स्ट सेशन कब है आपका नेक्स्ट सेशन कब है आज? हाँ जी बताओ, आपका नेक्स्ट सेशन कब है? 2 बजे है या उसके पहले है? 11:30। कौन लेता है 11:30? 11:30 शुरू हो गया क्या? एफएम क्या, जो भी शुरू हो गया क्या? पक्का श्योर? अच्छा शुरू हो गया, ले रहे हैं वो रेगुलर। पक्के से है आज। चलो अब है पक्के से। और फिर लास्ट 4 बजे बाद में कोई सेशन है? 4 बजे बाद में कोई सेशन है क्या? ओके 11:30 है। ओके 4 बजे बाद में कोई सेशन है? जैसे कल मैंने लिया था 4:30 लिया था शायद, है ना? 4:30 या 5 पे लिया था मैंने। तो 4 के बाद में कोई सेशन है क्या तुम्हारे? सॉरी 4 to 7:30। अच्छा लॉ आज के लिए है वो, तो ठीक है आज के लिए है। गॉट इट। चलो कल से तो नहीं है ना तुम्हारे? चलो कोई बात नहीं, अब अपन आज अपना काम करते हैं, कल बाकी देखेंगे। चलो सेक्शन 48। आज अपने पास जो टाइम है उसे बेस्ट यूटिलाइज करना है अपने को, ठीक है ना? कंप्यूटेशन। नाउ सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। चलो जी। कौन बताएगा किस तरीके से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जाता है? भाई अगर आप कोई एसेट्स को खरीदते हो और उस एसेट्स को बेचते हो तो सिंपल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे वो ही यहाँ पर इन्होंने सिखाया है। बस टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, ये ठीक है ना? टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने नाम चेंज कर दिया। देखो भाई, अगर मान लो मैंने कोई गाड़ी खरीदी, मान लो लेट्स अज्यूम मैंने कोई कार खरीदी 10 लाख रुपए के अंदर, है ना? कार परचेज करी 10 लाख रुपए के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार चलो यार थोड़ा साउंड सिस्टम वगैरह थोड़ा मस्त बढ़िया लगाते हैं, है ना? तो साउंड सिस्टम मैंने इसमें फर्दर लगाया, 1 लाख रुपए का मैंने साउंड सिस्टम लगाया। और वो कार के जो कवर वगैरह सब इंटीरियर मैंने थोड़ा और बढ़िया किया। तो साउंड सिस्टम और इंटीरियर मिला के मेरा 2 लाख का खर्चा हो गया।
ठीक है, तो ये मेरी कार कितने की हो गई, 10 लाख तो खरीदी, 2 लाख का और मैंने ऊपर से खर्चा कर दिया। अब इस कार को मैं बेचने गया तो मैंने कहा यार भाई भैया यार कार बेचनी है यार, अब क्या करें। बोले सर बेच दो, इसमें क्या है, आराम से बिक जाएगी। मैंने कहा यार आराम से बिक कार है यार, मैं बेच रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है खरीदार। बोले सर हम है ना कार वाले, कारबेचो.com, हम है ना सर, हमारे इधर कार लेके आओ, अभी बेच देते हैं तुम्हारी कार। अच्छा तो सर अगर आप मेरी कार बिकवा देते हो, मान लो 9 लाख के अंदर आप मेरी कार बिकवा देते हो, तो सर कोई कमीशन वमीशन? बिल्कुल सर कमीशन तो लेंगे ही लेंगे। चलो सर हम आपको 50,000 का कमीशन हम आपसे लेंगे, 50,000 का, और हमने आपकी कार बिकवा दी 9 लाख रुपीस के अंदर, तो आपकी जेब में कितना पैसा आया, दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो सेल प्राइस है दैट इज 9 लाख रुपीस माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चा है वो आप यहां पर लेस कर दोगे 50,000 रुपए, तो ये नेट कंसिडरेशन जो हो जाएगा, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसे सेलिंग प्राइस अपन बोलते हैं, बट टेक्निकल शब्दों में कैपिटल गेन के अंदर इसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोला जाता है। कोई टेंशन नहीं है, सेलिंग प्राइस इज सेम, कोई फर्क नहीं है, बट टेक्निकल शब्दों में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसे बोला जाता है। और उसमें से अगर आपने जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चे हैं वो लेस कर दिए, तो उसके बाद जो आएगा दैट विल बी नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो 8,50,000 आपका क्या हो जाएगा, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब जो भी आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा उसमें से आप क्या करोगे, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे, और अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो लेस करोगे। बताओ जी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। सर हमने गाड़ी खरीदी थी 10 लाख रुपए के अंदर, तो 10 लाख रुपए इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब आपने अगर उस पर इंप्रूवमेंट का कोई भी खर्चा किया है, जैसे आपने साउंड सिस्टम, इंटीरियर, इस पे 2 लाख का खर्चा किया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर मकान खरीदते हो तो मकान को आपने कलर कराया, पेंट कराया, कई सारे आपने अंदर चेंजेस किए हैं, तो वो अगर कोई इंप्रूवमेंट का अगर आपने खर्चा किया तो यस वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा, राइट। मतलब तोड़ फोड़ के आपने कुछ नया बनवाया, कुछ ये किया, दीज आर द इंप्रूवमेंट, आपने इंप्रूवमेंट किया उसके अंदर, राइट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख रुपए, तो यहां पर आपका 12 लाख रुपए यहां पर लेस हो जाएगा। 8.5 लाख रुपए आपकी जेब में आया, और आपकी जेब से जब आपने इस एसेट्स को खरीदा था तो आपने जेब से आपने खर्चा कितना किया, उस पर 12 लाख रुपए का खर्चा किया। सो जो नेट इंपैक्ट होगा उसे हम कैपिटल गेन के नाम से बोलते हैं। दैट इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ द कंप्यूटेशन, राइट। ये एक सिंपल फॉर्मेट है कंप्यूटेशन का। तो अब आपको यहां पर जब भी कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन आ जाए तो आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या बोलनी चाहिए, एज पर सेक्शन 48 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आप यहां पर लेस कर दोगे, ठीक है। और जो बचेगा दैट विल बी नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नेट। ये चीज ध्यान रखना, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, मतलब जो आप असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा इंकर्ड हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लेस करना है, ठीक है। ये आ गया आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब उसमें से आप क्या लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सेक्शन 48 बोलता है, ये सेक्शन 48 बोलता है। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे, कोई दिमाग में क्वेरी आ रही है? नहीं सर, यहां पे एक चीज आपने बताई थी, अभी नहीं बता रहे हो आप, बताओ क्या बताया था मैं? बताओ, यहां तक कोई क्वेरी है क्या? यहां पर अब आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत इजी है, उसमें कोई खास बात है ही नहीं, राइट। बट ये 2 चीजें अगर आपने समझ ली तो समझ लो ये सेकंड पड़ाव अपना पार हो जाता है। तो बस ये 2 चीजें ही मैं आपको आज समझाने वाला हूं, पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकाली जाती है, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला जाता है। ये 2 अगर टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, गेम खत्म, बस फिर हमारा कैपिटल गेन से कोई टेंशन है ही नहीं, फिर तो सारा मामला अपने हाथ में आ जाएगा। भाई हाँ जी, यहां तक कोई क्वेरी है क्या? एनी क्वेरी बोलो भाई। चलो जी, अब हम आपको लेके चलते हैं अगले
पार्ट पर, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ। यार तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी तो चाहिए यार, आ नहीं रही है तुम्हारे दिमाग में। सर आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेस किया, ये तो गलत बात है सर। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लेस नहीं किया, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्यों लेस नहीं किया, कौन बताएगा? वैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी क्या हाल है भरत भाई, कैसे तबीयत है? बहुत पतले हो गए थे आप, कुछ खाया पिया करो भाई मेरे। अपना आदित्य कहाँ है? हाँ जी, आपका आपका क्वेरी आ रहा होगा सर, ये इंडेक्सेशन क्यों नहीं किया? इंडेक्सेशन भी तो करना चाहिए सर। अगर लॉन्ग टर्म होता है तो इंडेक्सेशन होता है क्या? ये सेक्शन 48 में लिखा हुआ है क्या? बताओ भाई बताओ। इंडेक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है किसी को? इंडेक्सेशन क्यों नहीं हुआ सेक्शन 48 में? यहां पर इन्होंने सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने को बोला है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करने को बोला है। इंडेक्सेशन क्यों नहीं हुआ? इंडेक्सेशन क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा मुझे? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? सेक्शन 48 के अंदर जो कंपटीशन का तरीका बताया गया वो यही है और यही है बस। सेक्शन 48 एक ही बात बोलता है कि भैया अगर तुम्हें कंपटीशन करना है ना कैपिटल गेन का, यही तरीका है। हमने कोई इंडेक्सेशन की बात नहीं करी है, सेक्शन 48 ये बोलता है। लेकिन आगे जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी कि व्हाई इंडेक्सेशन। अगर किसी को याद आ रहा हो, मैंने बताया था सेक्शन 48 बोलता है कि दिस इज द तरीका भैया, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, सो दिस इज द तरीका। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, तो ये आ गया आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दिया जाएगा, दैट्स इट। जो भी आएगा वो आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। दिस इज द सिंपल मैनर एज पर सेक्शन 48। चलो मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा कि व्हाई इंडेक्सेशन, क्या है इंडेक्सेशन के बारे में, बट पहले अभी आप इस टर्मिनोलॉजी को मजबूत करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले हम आएंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे, और दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो जी, अब समझते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या? सिंपल साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस, चलो जी, ये बोलता है कि भैया अगर आपने कैश या बैंक के बदले अपनी एसेट्स ट्रांसफर की है, व्हाट विल बी द सेल्स प्राइस? बहुत सिंपल है भैया। सेल्स प्राइस मतलब क्या? सेल्स प्राइस मतलब क्या? अरे भैया मेरे पास मकान था, मैंने मकान बेच दिया। कितने में बेचा रे भाई? 50 लाख रुपए में, तो सेल्स प्राइस इज 50 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 50 लाख, सिंपल। हाँ, एक प्रोविजो, बराबर बराबर, मैंने बताया था प्रोविजो के बारे में, बट अभी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं पहले सेक्शन 48 का आपको ये कंप्लीट करा देता हूं। दो चीजें हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइजो पे लेके जाऊंगा। दीज आर दी एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 48, वहां लिखा हुआ है इंडेक्सेशन के बारे में। इसी कारण हमें लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन। सेक्शन 48 बोलता है भैया दिस इज द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, इस तरीके से कंप्यूटेशन करो। प्रोवाइजो बोलता है हम नहीं सुनते तेरी, दीज आर दी एक्सेप्शन, हमारे तरीके से काम चलेगा। तो वो क्या होगा वो हम देखेंगे प्रोवाइजोस के अंदर। चलो, अब मैं सिंपल है, अब देखो ज्यादा याद करना और समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिंपल शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं सेल्स प्राइस। व्हाट इज सेल्स प्राइस? बताओ क्या लगता है सेल्स प्राइस मतलब क्या? बोलो भाई। सेल्स प्राइस मतलब क्या? सेल्स प्राइस मतलब क्या? सेल्स प्राइस मतलब क्या? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज सेल्स प्राइस? व्हाट इज सेल्स प्राइस? हाँ,
राघव बोल रहे हैं सर जिस प्राइस पर आप असेट्स को सेल कर रहे हो दैट इज द सेल प्राइस। सिंपल है भाई, मैंने अगर मान लो मेरे पास जमीन है, मैंने बेचा भैया 1 करोड़ रुपए के अंदर, तो 1 करोड़ रुपए अगर मुझे कैश में मिल रहा है, अगर मुझे 1 करोड़ बैंक में मिल रहा है, कैश मतलब बैंक, राइट, अगर 1 करोड़ रुपए मेरे पास पैसा आ रहा है, तो जिस प्राइस पर मैंने असेट्स को सेल किया है दैट इज माई सेल प्राइस। ठीक है ना, मान लो मेरी जमीन है, ठीक है, उसको मैंने 1 करोड़ के अंदर बेच दिया और 1 करोड़ मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, सो 1 करोड़ इज माई सेल्स प्राइस। सिंपल सिंपल। सर मैंने बेचा, मैंने एसेट्स को बेचा, बट मेरे पास पैसा नहीं आया सर, मेरे पास उसकी दुकान आ गई, मतलब एसेट्स के बदले एसेट्स आ रही है, तो व्हाट विल बी द सेल्स प्राइस। आपकी जमीन है जो आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए के अंदर, उसकी एसडीवी है 1.20 CR, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1.20 CR, राइट। अब आपने इसे बेचा और आपको मिला क्या है, कमर्शियल शॉप। जो कमर्शियल शॉप आपने, जो आपको मिली है, जिस दिन आपको कमर्शियल शॉप मिली है उस दिन उसकी एसडीवी है 1.50 CR। बताओ सर आपकी क्या सेल्स प्राइस होगी, बताओ। यस, यहां पर एट विच व्हाट इज डिसाइडेड टू बी सोल्ड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, प्राइस अगेंस्ट द गुड्स आर एक्सचेंज, वेरी गुड, ओके। यस जूही बताइए, अगर मेरे पास जमीन थी, जमीन की आज वैल्यू है 1.20 CR की, वो मैंने बेची और उसके एक्सचेंज में मुझे एसेट्स मिली कमर्शियल शॉप, और उसका जो एसडीवी है दैट इज 1.50 CR, सो व्हाट विल बी माय सेल्स प्राइस। अगर भैया आपने बेची होती और आपका रोकड़ा जेब में आ गया होता तब तो जितने में आपने बेची दैट विल बी द सेल्स प्राइस, बट यहां पर रोकड़ा हाथ में आया ही नहीं भैया, एक्सचेंज में एसेट्स आई है, तो उस केस में आपका सेल प्राइस क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड जूही, वेरी गुड। जो असेट्स आप एक्सचेंज कर रहे, एक्सचेंज आपने लैंड एक्सचेंज करी और बदले में आपको क्या मिल रहा है, तो जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है, जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसकी जो प्राइस होगी, उसकी जो एफएमवी और एसडीवी होगी, देखो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एसडीवी कंसीडर किया जाएगा, जो भी बताने वाला हूं, व्हाई एसडीवी का कंसेप्ट आया क्यों वो बताने वाला हूं मैं। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एसडीवी हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो एफएमवी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट जो है ना एसडीवी का, दैट इज ओनली फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है क्या, भी बताता हूं। तो जब भी अगर आप असेट्स को बेच रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने में आपने बेचा वो आपका सेल्स प्राइस हो जाएगा। बट अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, आपकी असेट्स दे रहे हो और दूसरी असेट्स ले रहे हो, तो जो सामने वाली असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसकी जो एफएमवी होगी, उसकी जो एसडीवी होगी, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो अगर आप इस जमीन को बेचते हो तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, 1.50 CR। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका जो कॉस्ट है, लेट्स अज्यूम ये मैंने खरीदी थी 1-2 के अंदर और ये मैंने ट्रांसफर करी है 2023-24 के अंदर। बताओ जी कैपिटल गेन कितना होगा, व्हाट विल बी द कैपिटल गेन, बताओ। कंप्यूट करो, कंप्यूटेशन सिखा रहा हूं थोड़ी थोड़ी सी। 349 था ना, 338 और 348 CII। ये 348 इसका CII, मैं कैलसी निकाल लेता हूं एक बार ताकि मैं भी आपके साथ में कैलकुलेट कर लूंगा। किधर गया कैलसी। बताओ जी कितना कैपिटल गेन आएगा, 5.22 CR। ये क्या कर रहे हो, ओ भाई लैक्स होगा। क्या कर रहे हो मेरे भाई। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, कुछ है क्या, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर कुछ है क्या, नो। तो ये क्या हो गया आपका नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 1.50 CR। इसमें से आप क्या लेस करोगे, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म होता है तो इंडेक्सेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रोवाइजो। तो अगर मैं इंडेक्सेशन करता हूं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख में खरीदा था, उस समय 100 CII था, इंटू आज की डेट में 348, तो 34,80,000 दिस विल बी द कॉस्ट। ये आप 1.5 करोड़ में से लेस कर दो। तो 11 लाख, सॉरी 11 लाख क्या, 1,15,20,000 विल बी द कैपिटल गेन। समझ आ रहा है, 1,15,20,000 दिस विल बी द कैपिटल गेन, करेक्ट, यस, ठीक है ना। बस ये बेसिक चीजें हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें
जीडीए का क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा अब मैं, आज अपने पास थोड़ा टाइम नहीं है, कल टाइम रहेगा ना, कल कराएंगे, कल करेंगे अपन जीडीए क्वेश्चन। वैसे तो अपन उसमें भी आ ही जाएगा, वैसे कराऊंगा तो सही अभी, या तो लास्ट में अगर मुझे टाइम मिला ना जीडीए का एक ट्रायल के लिए दूंगा तुम्हें। तो ये समझ आया? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिस प्राइस पर आप बेच रहे हो वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर मान लो आप एक्सचेंज कर रहे हो तो जो एसेट्स आपको रिसीव हो रही है उसकी एफएमवी या उसका एसडीवी ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। और तीसरी सिचुएशन आती है कि सर अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो बट कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, तो क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? मैंने बताया भी था ये कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल। सर मैं जो असेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, जो कंसीडरेशन मुझे मिल रहा है उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, तो बताओ क्या होगा? अगर कोई कंसीडरेशन डिटर्मिनेबल ना हो तो क्या होगा? यस बताओ भाई। वेरी गुड। तो जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका एफएमवी और उसका एसडीवी ही कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे आपका ये जमीन था 1.5 करोड़ का, ठीक है, 1.5 करोड़ का। अब आपने अगर इसे ट्रांसफर किया, इसका एसडीवी कितना था? 1.5 करोड़, एसडीवी था इसका 1.5 करोड़, ठीक है। अब आपने इसे जिस दिन ट्रांसफर किया है तो जो आपको कंसीडरेशन मिल रहा है, मैंने कहा भैया देख नीलाजीत मेरे को चुनाव में जिता दे, ये मकान तेरा। नीलाजीत को मैंने क्या बोला? अरे नीलाजीत मेरे को चुनाव में जिता दे, मोदी जी के साथ खड़ा होता हूं, है ना, मेरे को चुनाव में जिता दे, ये मकान तेरा। तो मेरे को जो कंसीडरेशन मिल रहा है, अगर मान लो नीलाजीत मेरे को चुनाव में जिता देता है तो जो मेरे को कंसीडरेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती। और अब मैंने अपना मकान उसको ट्रांसफर कर दिया बिकॉज उसने मेरे को चुनाव में जिता दिया है। तो उस केस में जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका वैल्यू, उसका एसडीवी या उसका एफएमवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लिया जाएगा। तो सिंपल हो गया है आपके लिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब क्या हो गया? सिंपल, अगर आपको कैश या बैंक मिल रहा है, जनरली बैंक ही मिलेगा, ठीक है, तो जो अमाउंट, तो जितने में आपने एसेट्स बेची है, एसेट्स आपने कितने में सेल करी है, वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगा। अगर आप एक्सचेंज में कर रहे हो तो जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है, जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसका एसडीवी या उसका एफएमवी कंसीडर कर लिया जाएगा। और कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, नॉट डिटर्मिनेबल, अगर आप कंसीडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो उस केस के अंदर, तो उस केस में जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसी का एफएमवी या उसी का एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अपना नेता कैसा हो? भरत सर जैसा हो। हाँ यार नीलाजी जितवा दो यार चुनाव में, मैं भी वादे करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा भाई, है भाई, सारे वादे करूंगा तुम्हारे को चुनावों के अंदर। वादा एक भी पूरा नहीं है, वादा करता हूं कि एक वादा पूरा नहीं करूंगा है। ये साइलेंट होता है ना, वो अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन कोई इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं तो कुछ साइलेंट होता है, तो वैसे ही जब चुनाव में नेता अपने वादे करते हैं तो एक पीछे एक साइलेंट वर्ड होता है कि जो वादा किया है वो वादा कभी पूरा नहीं करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है। सो दिस इज दी कंसेप्ट ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अब एक फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में लोग क्या करने लग गए थे? जुगाड़ करने लग गए थे। तो दो एरिया पे लोग ना जुगाड़ करना शुरू कर दिया, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा शेयर्स के केस में। बताता हूं क्या जुगाड़ करने लग गए, समझना। अब यहां पर इस जुगाड़ को रोकने के लिए इन्होंने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। एक तो इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 50C और एक 50CA, ठीक है ना, 50C और 50CA। तो ये क्या देखो, लोग जुगाड़ करते थे, कहां पर जुगाड़ करते थे? लोग सबसे ज्यादा जुगाड़ करते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या जुगाड़ करते थे? उस जुगाड़ के लिए दो सेक्शन रेस्ट्रिक्शंस लाए गए ताकि भैया तुम जुगाड़ ना कर सको। अब मान लो नीलाजीत और राहुल, देखना समझना, ये क्या जुगाड़ करते थे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन समझ में आ गया? कितने में बेचा?
भैया 50 लाख में बेचा, 50 लाख विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो जो एसेट्स रिसीव हो रही है दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसका एफएमवी और उसका एसडीवी। सर कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, तो सेक्शन 50D के अकॉर्डिंग, ये सेक्शन 50D में लिखा हुआ है कि अगर मान लो कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं होता है तो जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका एफएमवी या उसका एसडीवी ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब देखो जुगाड़ देखो साहब, हमारे राहुल और नीलाजीत का जुगाड़ देखो, दोनों को बहुत खुशी है इसमें। राहुल ने क्या करा था, एक बंगला खरीदा था। ठीक है ना, ये एक बहुत ही प्यारा सा बंगला है इसका, ये खरीदा था इसने, कॉस्ट थी भाई साहब की, इसने खरीदा था, ये सुहा अली खान के पास में मकान है, वहां खरीदा था राहुल ने। 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी, ये खरीदा था इसने मान लो 1990 के अंदर। ठीक है, 1990 में राहुल ने बंगला खरीदा सुहा अली खान के वहां पे। ठीक है, 1/1/1990 के अंदर इसकी जो एफएमवी नहीं, हाँ चलो एफएमवी लेता हूं, एफएमवी ऑन 1/4/2001 ये थी 50 लाख रुपए। ठीक है, ये 50 लाख रुपए थी। अब सोहा अली खान, राहुल ने बहुत ट्राई किया, मामला नहीं बैठा, तो फिर राहुल नीलाजीत ने बोला चल रहे तू साइड में हो, मेरे को करने दे ट्राई, ये मकान मैं खरीद लेता हूं अब तेरा। ठीक है, अब मैं मकान खरीद लेता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे नीलाजीत सरकार ने बोला कि चल प्रीवियस ईयर 2023-24 के अंदर राहुल को बोला बहुत हो गया रे, अब मेरे को ट्राई करने दे, अब मैं खरीदता हूं ये बंगला, मैं रहूंगा सोहा अली खान के घर के पास में, दिल में नहीं घर के पास में। क्या नीलाजीत है ना, नीलाजीत तो ये बोल रहा था मैं रहूंगा सोहा अली खान के दिल में, है दिल में नहीं भैया, घर के पास में। अभी दिल की बातें तो बाद में है, हाँ पढ़ाई कर लो, दिल की बातें करते हो भैया तुम। तो हमारे जो राहुल थे, राहुल ने कहा यार चल ठीक है भाई अब तू ले ले, तो राहुल ने ये प्रॉपर्टी सेल करी, मान लो 5 करोड़ के अंदर सेल करी, 5 करोड़ के अंदर। अब देखना राहुल बोलता है नीलाजीत भाई तेरे को मैं सोहा अली खान के पास में मकान दे रहा हूं, हाँ 5 करोड़ मेरे को बैंक में मत दे, 5 करोड़ मेरे को बैंक में मत दे, तो बोलना क्या चाहिए, तूने मेरे को सोहा अली खान के पास में मकान दिया रे, टेंशन मत ले, तू बोलेगा जो तेरे को दूंगा। चल ऐसा कर 2 करोड़ तो तू मेरे को बैंक में दे दे और 3 करोड़ रुपए ब्लैक में दे दे, ब्लैक मतलब कैश, 3 करोड़ रुपए ब्लैक में दे दे। कौन है भाई? यहां तक समझ आ रहा है मामला हो क्या रहा है, समझ आ रहा है? राहुल ने अपना मकान जो 5 करोड़ का था, भाई साहब ने बोला कि तू 2 करोड़ मेरे को बैंक में दे दे, बाकी अपन क्या करेंगे ब्लैक, बस इधर से सूटकेस लिया घर पे रख दिया, ब्लैक दिखाएंगे ही नहीं, सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिखाएंगे। बताओ यहां पर आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द कैपिटल गेन? बताओ क्या लगता है कैपिटल गेन? समझो इस कहानी को, क्या जुगाड़ हो रहा था, सेलर को क्या फायदा हो रहा था और बायर को क्या फायदा हो रहा था, बायर क्यों ब्लैक मनी लेगा और सेलर क्यों ब्लैक मनी लेगा? बताओ कौन बताएगा इस सिनेरियो को देख के? यहां पे ये मत बोला नीलाजीत को सोहा अली खान के घर के पास में जाना था, सर कुछ भी करने को तैयार है, छोड़ दो सोहा अली खान भैया। अभी तो ये बताओ तुम, बायर क्यों 2 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार, 2 करोड़ रुपए कैश में बैंक में दे रहा है, बाकी ब्लैक में दे रहा है, क्यों? बायर को क्या फायदा भैया? जब तक किसी को फायदा नहीं तब तक कोई दिमाग नहीं लगाता। तो पहला बायर को क्या फायदा और सेलर को क्या फायदा, दोनों को क्या फायदा है भैया बताओ? कम वैल्यू में ट्रांसफर दिखेगा, यस बिल्कुल सही है। तो यहां पर सेलर को जो फायदा हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेलर को जो फायदा हो रहा है, सेलर जब अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा तो वो बोलेगा, सेलर मतलब अपना राहुल,
राहुल जब अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा तो उसको जो प्राइस दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? सर 2 करोड़ में बेचा ना, आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो अमाउंट पे आप सेल कर रहे हो, जो अमाउंट पे आप सेल कर रहे हो, भैया मैंने तो 2 करोड़ में बेचा है, तो 2 करोड़ विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब अगर ये इंडेक्स करता है तो देखो 50 लाख आ जाएगा। कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, अगर आपने 1/4/2001 के पहले मकान खरीदा हो तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 50 लाख अपॉन 100 इंटू 348, ये कितना आता है? 50 लाख अपॉन 100 इंटू 348, ये आता है आपका 174, 1.74 CR। तो भाई साहब के बल्ले बल्ले हो गई, 26 लाख पे कोरा टैक्स देंगे। कितना? ओनली 26 लाख पे, मतलब 3 करोड़ पे टैक्स बचा लिया। 3 करोड़ पे एट द रेट ऑफ 20% टैक्स कितना लगता है? 60 लाख रुपए टैक्स बचा लिया भाई साहब। तो बायर को तो ये फायदा हो गया, 60 लाख से टैक्स कम जाएगा। सेलर को क्या फायदा है, कौन बताएगा? सेलर को क्या फायदा है? वेरी गुड, आरवा बोल रही है सर सेलर को फायदा है एफएमवी 2 करोड़, हाँ हो जाएगी फॉर बायर। तो ये समझ आया तुम्हें? सेलर को क्या फायदा है, सेलर क्यों देने को तैयार है? सेलर बोले भैया 7% स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। उनको क्या रजिस्ट्री चार्जेस लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी तो बाद में आया शब्द, रजिस्ट्री चार्जेस लगते हैं। रजिस्ट्री चार्जेस जिस वैल्यू पे आप रजिस्ट्री करा रहे हो उसका 7%। तो अब बायर को क्या फायदा है? देखो बायर बोलता है देखो भैया अगर मैं 5 करोड़ पे खरीदूंगा तो 7% के हिसाब से 35 लाख रुपए मेरे को रजिस्ट्री के देने पड़ेंगे, और 2 करोड़ पे खरीदूंगा तो 14 लाख रुपए देने पड़ेंगे। भैया 21 लाख की बचत हो रही है, बल्ले बल्ले। तो दोनों को फायदा, दोनों को फायदा। तो ये जुगाड़ हो रहे थे, ये जुगाड़ हो रहे थे। यहां पर किस किस को नुकसान हो रहा है कौन बताएगा? रजिस्ट्री चार्जेस हमेशा जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और टैक्स जो जाता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो किस किस को नुकसान हो रहा था? एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। यहां पर 2003 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा थे या जसवंत सिंह थे, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, यशवंत सिन्हा थे, ठीक है। यशवंत सिन्हा उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो यशवंत सिन्हा ने बोला भैया लोग तो जुगाड़ कर रहे हैं, ये देखो ये जुगाड़ हो रहा है, ये तो जुगाड़ हो रहा है। यहां राहुल टैक्स कम पे कर रहा है 60 लाख रुपए से, और यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 लाख का नुकसान हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को 21 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है वो रजिस्ट्री चार्जेस का, ठीक है। हाँ, और ब्लैक मनी भी यूटिलाइज हो रहा है बायर का, बिल्कुल सही बात है। बायर अगर ऐसा काम करता है तो उसका जो ब्लैक मनी है वो भी यूटिलाइज हो गया, मजे आ गए ना, ब्लैक मनी भी यूटिलाइज हो गया। तो ये जुगाड़ हो रहे थे। तो ये जुगाड़ को रोकने के लिए 2003 में यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने बोला यार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नुकसान और स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान। तो इन्होंने सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करी, बोले देखो भाई यहां पे लोग ना तुमको भी चूना लगा रहे हैं और हमको भी चूना लगा रहे हैं। हमको तो टैक्स में चूना लगा रहे हैं और तुमको जो रजिस्ट्री चार्जेस है वहां पे लोग तुम्हें चूना लगा रहे हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि उनको कंट्रोल करते हैं। तो उस समय 2003 में ये कंसेप्ट लेके आए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये होता क्या है ये समझाता हूं। उन्होंने बोला यार भैया अपन क्या करो, एरिया का एक सर्कल रेट फिक्स कर दो। मान लो आज नीलाजीत रहता है बेंड्रा के अंदर, बेंड्रा में रहता है, तो बेंड्रा का एक सर्कल रेट फिक्स कर दो कि भैया ये इसका सर्कल रेट है। मान लो राहुल रहता है अपने हैदराबाद के कोई भी एक एरिया में, वहां का एक सर्कल रेट फिक्स कर दो, ठीक है। भरत सर रहते हैं पुणे के एक एरिया में, वहां का सर्कल रेट फिक्स कर दो। मतलब हर एरिया का एक सर्कल रेट फिक्स कर दो। उस सर्कल रेट को बोला जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उस सर्कल रेट को बोला जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब अगर इस सर्कल रेट से कम प्राइस पर मकान बेचा जाएगा तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही, वो सर्कल रेट ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। मान लो उन्होंने सर्कल रेट फिक्स कर दी, भैया देखो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट,
₹1000 पर स्क्वायर फीट से नीचे आप बेच ही नहीं सकते। अब आप तो अपना जुगाड़ करके 500 रुपए स्क्वायर फीट, 200 रुपए स्क्वायर फीट में बेच रहे हो, मतलब उसे टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब उन्होंने क्या करा, एक सर्कल रेट फिक्स कर दिया। उस सर्कल रेट को बोला जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बोले हर एरिया का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फिक्स कर दो, अगर आप उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर मकान को बेचते हो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। पर सर बायर तो, एक मिनट रुकना, पढ़ता हूं आपका क्वेरी क्या है। पर सर बायर को तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो रहा है, बाद में जब बायर सेल करेगा तब तो उसका कैपिटल गेन ज्यादा लग जाएगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्यों लगेगा ज्यादा? ये बायर डेढ़ होशियार नहीं होगा क्या? अब नीलाजीत को लगा, अब हमारे देखो, अब नीलाजीत को लगा, अब देखो नीलाजीत ने कहा मेरे से मेरा भी काम नहीं बना सर, सोहा अली खान से मेरा काम भी नहीं बना। तो राघव बोला तुम सब हटो, मैं आता हूं। तो राघव के पास मान लो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। तो नीलाजीत भी तो डेढ़ होशियार है। नीलाजीत कौन सा उसे कोई ज्यादा में, इसे मान लो 10 करोड़ में बेचा, दिखाएगा कितना सर 4 करोड़ में बेचा। तो जुगाड़ तो ये भी करेगा ही करेगा, राघव भी करेगा। राघव के पास भी मोटा पैसा पड़ा है ब्लैक मनी, तो जुगाड़ तो करेंगे। साइकिल चलती जाती है। ब्लैक मनी में क्या होता है, साइकिल होती है, साइकिल चलती जाती है वो तो भैया, ठीक है। तो हर लेवल पे जुगाड़ होता है। उस जुगाड़ को रोकने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 50C, 2003 के अंदर आया था सेक्शन 50C। वहां उन्होंने बोल दिया, सेक्शन 50C उन्होंने बोल दिया कि अगर आप कोई मकान, इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मकान या जमीन इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर बेच रहे हो तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो जब देखो राहुल ने मान लो ये जो मकान बेचा है, राहुल ने जो मकान बेचा है इसका स्टैम्प ड्यूटी मान लो 3.5 करोड़ रुपए था, ठीक है। और इन्होंने बैंक में कितना दिखाया, 2 करोड़ रुपए। इन्होंने बेचा कितने में, इन्होंने दिखाया 2 करोड़ रुपए के अंदर। तो यहां डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि 3.5 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आप इस मकान को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर बेचते हो तो हमें लगता है तुम जुगाड़ करते हो, इसलिए हम तुम्हारी सेल प्राइस को कभी भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी भाई, समझ आया? ये वाला पॉइंट समझ आया क्या? ये वाला पॉइंट समझ आया क्या तुम्हें? राघव बोलेगा मैं शरीफ बच्चा, काहे फंसाते हो मुझको सर, है ना? हमें सोहा अली खान नहीं, हमें तो आमिर नहीं, सैफ अली खान के घर पे के पास में बंगला लेने का। भाई क्या कर रहे हो, देखो वो एडवांस लेवल पे है राघव। चलो जी, समझ आया? मतलब मेरा कहने का जो पर्पस है, 50C जो इंट्रोड्यूस किया गया इस जुगाड़ को रोकने के लिए। 50C ने बोल दिया कि अगर आपका सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, सेलिंग प्राइस अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लिया जाएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा। सारा अली खान नहीं हमारे राघव थोड़ा एडवांस लेवल पे, सैफ अली खान के वहां मकान लिया उसने। अब सैफ अली खान के कारण नहीं लिया, किसी और के कारण लिया। मुझसे पूछो राघव को, हमको क्या पता भैया। समझ आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है ये वाला कंसेप्ट। 50C क्या बोलता है कि देखो भैया, उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी मकान, कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी बेचते हो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाएगा। मतलब आपके जुगाड़ नहीं चलेंगे, राइट? अभी इसमें थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया है, अभी थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया। देखो मान लो आपका सेलिंग प्राइस है 50 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52। तो जो पहले प्रोविजन था 50C का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सेलिंग प्राइस आपकी 50, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52, तो 52 विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट? पहले जब प्रोविजन बना था तो यही बना था। थोड़ा सा इसमें आपको बेनिफिट दे दिया। उन्होंने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस का 110% कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो
तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अदरवाइज सेलिंग प्राइस विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये समझ आया क्या तुम्हें? ये पॉइंट समझ आया क्या? ये बोलता है कि 10% का बेनिफिट दे दिया आपको, 10% का वेरिएंस बेनिफिट दे दिया कि यार हो सकता है कभी कभार कोई सिचुएशन हो तो हम 10% का मार्जिन आपको दे देते हैं। तो अगर मैं इस केस में लूं तो 50 लाख का 110% इज इक्वल टू 55 लाख। सेलिंग प्राइस का 110% अगर स्टैम्प ड्यूटी इस वैल्यू से कम हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है 52, क्या ये कम है? नो सर, ये तो ज्यादा है। तो उस केस में सेलिंग प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, मतलब 50 लाख ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। इसका मतलब अब नीलाजीत राहुल दोनों को एफईओसी से ज्यादा एसडीवी से ऊपर शो करना, हाँ बिल्कुल। अगर वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम दिखाते हैं तो डिपार्टमेंट मना कर देगा, भैया तेरे यहाँ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3.5 करोड़ है, तू 2 करोड़ में बेच रहा है, 1.5 होशियार है क्या तू? 3.5 करोड़ विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उन्होंने फिक्स कर दिया एरिया का, हर एक एरिया का अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है। राजस्थान में जाओगे तो कुछ अलग है, मतलब राजस्थान में भी पर्टिकुलर एरिया वाइज है। ये पॉश एरिया है तो यहाँ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ और है, नॉर्मल एरिया तो वहां का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ और है, राइट? जैसे भाई साहब हमारे राहुल बेंड्रा में रहते हैं, जूही रहती है बेंड्रा में, तो राहुल कहाँ रहते हैं? जूही रहती है बेंड्रा में, तो जूही बेंड्रा में रहती है मन्नत के पास में, तो भैया उस वहां की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, अंधेरी में रहते हो तो वहां की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ और होगी। हैदराबाद में कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं, वहां हर एरिया की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग अलग रहती है, तो वो डिपार्टमेंट ने फिक्स कर दी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हो गया टैक्स का, स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हो गया ड्यूटी का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे अब उनको मिल जाएगा, है ना? जो रजिस्ट्री चार्जेस होता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं, वो उनको ज्यादा मिल जाएंगे। अब तो ये दोनों को फायदा हो रहा था, इसलिए दोनों ने अलाइन करके 2003 में इस प्रोविजन को इंपोज कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। बताओ भाई, अब मैं कुछ आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देता हूं, मुझे बताना। पहला ये है सेल प्राइस और ये है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब यहां पर मुझे आप बताना व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेल प्राइस है मान लो 110 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 120 लाख रुपए। बताना व्हाट इज द आंसर। दूसरा 70 लाख रुपए, 77.5 लाख रुपीस। तीसरा 65 लाख रुपए, 85 लाख रुपए। चौथा 40 लाख रुपए, 43 लाख रुपए। बताओ व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाएगा। लेकिन अभी जो आपके लिए एप्लीकेबल है वहां पर थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया है डिपार्टमेंट ने। उन्होंने बोल दिया सेलिंग प्राइस का 110% अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, सेलिंग प्राइस का 110% अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो एसडीवी ली जाएगी, अदरवाइज सेलिंग प्राइस ली जाएगी। बताओ जी क्या होगा। यस, चारों में आंसर बताओ। चलो पहले वाले केस में देखते हैं। 110 का 110% कितना होता है? 110 का 110% ये होता है 121। ठीक है ना? क्या सेलिंग प्राइस का 110%, सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है ना सर, ये तो ज्यादा है, तो उस केस में सेलिंग प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। वेरी गुड। दूसरा इसका 110% 77 लाख, सेलिंग प्राइस का 110% एसडीवी से कम है, हाँ कम है, तो एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेलिंग प्राइस का 110%, 65 का 110% ये आता है 71.5। 110% एसडीवी से कम है, हाँ कम है, तो एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये आता है 44, 40 का 110% 44, क्या 43 से कम है? नो, तो सेलिंग प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर।
चलो जी, अब अपन आगे एक पॉइंट पे मूव करते हैं इसी से रिलेटेड। सर अब मुझे एक और सिनेरियो बताना, अपना राहुल का और इन्हीं का ही सिनेरियो लेते हैं, राहुल और नीलाजीत का। राहुल ने मकान कितने में बेचा था? सेलिंग प्राइस 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना। उस दिन जो एसडीवी थी वो 3.5 करोड़ रुपए थी, ठीक है। वो एसडीवी कितनी थी? 3.5 करोड़ रुपए। इस दिन उन्होंने सेल अग्रीमेंट किया। एक मिनट रुकना। राहुल और नीलाजीत के बीच में अग्रीमेंट हुआ, सेल अग्रीमेंट हुआ। नीलाजीत ने कहा फाइनल, ये ले 50 लाख रुपए टोकन मनी। इसने कहा चल ठीक है, ये अपना सेल अग्रीमेंट करते हैं कि तूने मुझे 50 लाख रुपए दिए हैं और 3 महीने के अंदर तू मेरे को पूरे 2 करोड़ रुपए दे देगा, और जैसे ही तू मुझे 2 करोड़ रुपए दे देगा ये मकान तेरा। तो सेल अग्रीमेंट मान लो हुआ इनका 1/1/2022 में, ठीक है। सेल अग्रीमेंट हुआ 1/1/2022 के अंदर, समझ रहे हो आप? और उस दिन एसडीवी ऑन 1/1/2022, ठीक है। अब यहां पर जब रजिस्ट्री इन्होंने कराई, जब रजिस्ट्री इन्होंने कराई तो वो रजिस्ट्री कराई 1/1/2023 के अंदर, 1/1/2023 के अंदर। और उस दिन जो एसडीवी थी वो थी 4.5 करोड़ रुपए। तो मुझे बताओ नीलाजीत के लिए कौन सी एसडीवी कंसीडर्ड की जाएगी? यह आपके लिए क्वेश्चन है। नीलाजीत के लिए कौन सी एसडीवी कंसीडर्ड की जाएगी? अरे सर, जिस दिन उसने सेल अग्रीमेंट किया कि भैया लो, और मान लो कि साल भर के अंदर आप मुझे पेमेंट कर देना, साल भर के अंदर आप अगर मुझे पूरा पेमेंट कर दोगे तो मैं आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा। तो इसको पूरा पेमेंट हो गया। अब इसने जाके 1/1/2023 को रजिस्ट्री करा दी। 4.5 करोड़ उस दिन एसडीवी थी। जिस दिन सेल अग्रीमेंट किया उस दिन एसडीवी थी 3.5 करोड़ रुपए, और जिस दिन रजिस्ट्री कराई उस दिन एसडीवी थी 4.5 करोड़ रुपए। बताओ विच एसडीवी विल बी कंसीडर्ड? बताओ। आप बोलेगा सर एसडीवी देखनी है, सेलिंग प्राइस अगर एसडीवी से, सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम हो, अरे एसडीवी किस दिन की लेनी है वो तो बताओ। बताओ क्या लगता है, एसडीवी किस दिन की लेनी है? किस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है? अग्रीमेंट के दिन की ले या रजिस्ट्री के दिन के ले? यहां पर डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि अगर आपने अग्रीमेंट के टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट अगर आपने अकाउंट पे ही चेक मतलब प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड से पे कर दिया है, अगर अग्रीमेंट के टाइम आपने कुछ ना कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड से पे कर दिया है, तो उस केस में अग्रीमेंट वाली एसडीवी कंसीडर करेंगे। और अगर आपने प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड से पेमेंट नहीं किया तो रजिस्ट्री वाली एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब रजिस्ट्री वाली वैल्यू एसडीवी, रजिस्ट्री डेट की जो एसडीवी है वो कंसीडर्ड की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आया अभी? तो अगर जो उसने 50 लाख रुपए टोकन मनी, 50 लाख रुपए हो या 5 रुपए हो या 10 रुपए हो, इररिलेवेंट, प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड से कुछ ना कुछ अमाउंट अगर आपने अग्रीमेंट डेट के आसपास पे कर दिया है, तब तो अग्रीमेंट डेट की जो एसडीवी है वो आपका फुल वैल्यू मतलब वो एसडीवी कंसीडर की जाएगी, मतलब वो एसडीवी लेंगे। और अगर आपने अग्रीमेंट डेट के टाइम कुछ ना कुछ पे नहीं किया है तो फिर रजिस्ट्री डेट की जो एसडीवी है वो कंसीडर की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ ना कुछ अमाउंट आपका पे हो गया है प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड से अग्रीमेंट डेट के दिन, तो यस आपको फायदा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस
यस करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर, द कंसेप्ट इज क्लियर ना. ठीक है, तो अभी आपको मैंने एक कंसेप्ट यहाँ पर सेक्शन 50C भी बता दिया है. सबसे पहले मैंने बोला कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जुगाड़ किया है इन्होंने क्या, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन में क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल, वो लेस कर दो, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा. फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. What is the full value of consideration? Full value of consideration भैया सिंपल है, कितने में आप असेट्स बेच रहे हो, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. बट अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसका एसडीवी और उसका एफएमवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा. सर कंसिडरेशन डिटरमाइंड ही नहीं है, कोई बात नहीं, जो असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो उसका एफएमवी और एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा. राइट, यहां पर लोग मिसयूज कर रहे थे, तो उस मिसयूज को रोकने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया. सेक्शन 50C पहला रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या बोलता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर, तो एसडीवी विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. अभी उन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म किया, थोड़ा सा आपको लिबरलाइज किया, थोड़ा बेनिफिट दिया एसएससी को. उन्होंने बोला सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है तो एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है तो एसडीवी विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अदरवाइज सेलिंग प्राइस विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. एसडीवी किस दिन की लेनी है वो अभी आपको पता पड़ गया है. अब आगे चलते हैं. चलो जी, अब देखो, मान लो हमारे राहुल के पास एक दुकान है. राहुल के पास एक दुकान है और ये दुकान इन्होंने सेल करी है 10 लाख रुपए के अंदर, और इसका जो एसडीवी है दैट इज 50 लाख रुपीज. इसका एसडीवी है वो है 50 लाख रुपीज. अब बताओ क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा इस केस में, बताओ क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा. अभी राहुल की एक पीड़ा है, एक पीड़ा को भी समझते हैं. बताओ, सेल प्राइस है 10 लाख रुपए और एसडीवी है 50 लाख रुपए. व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ये दुकान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई एक प्रकार से, इमूवेबल प्रॉपर्टी. बताओ, सो 50 लाख रुपए विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. यस, एज पर सेक्शन 50C है ना, क्योंकि 50C का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. बोले नहीं भैया जुगाड़ नहीं चलेगा. अब राहुल बोलता है अरे क्या रे तुम आखो दिन जुगाड़ 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 की नजर से देखते हो, मैं सही आदमी हूं, सीधा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, मैं जुगाड़ नहीं करता हूं, वास्तव में 10 लाख में बिकी है. इट्स माई जेन्युइन सिचुएशन सर, इट इज माई जेन्युइन सिचुएशन. डिपार्टमेंट बोलता है नहीं रे, तेरे पास वाली दुकान की वैल्यू तो इतनी है, एसडीवी इतनी है, तो नहीं है, हम नहीं सुनते, हम तो 50 लाख. बोलेंगे भैया मैं समझता हूं सर, मेरे पास वाली दुकान सब बढ़िया है, इनकी प्राइस अच्छी है, बट मेरे यहां पर प्राइस नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इसे भूतिया दुकान बोला जाता है, कोई दुकान ही नहीं खरीदता है सर. ये तो 10 लाख में बिक गई, वही गनीमत, वही बहुत बड़ी बात है सर. जेन्युइन सिचुएशन है सर, मेरी जेन्युइन सिचुएशन सर, नहीं बिक रही है ये मेरी प्रॉपर्टी. 10 लाख में, एक्चुअल में मैंने 10 लाख में बेची है. तुम मेरे पे गुनाह कर दोगे अगर 50 लाख पे मेरे पे टैक्स लगा दोगे. तो मेरे आए हाथ में 10 लाख रुपए है. हर समय थोड़ी जुगाड़ होता है सर, मैं तो सीधा आदमी हूं, लोग दूसरे जुगाड़ करते हैं, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो सीधा आदमी हूं. जेन्युइन, दिस इज द जेन्युइन सिचुएशन सर, मैंने एक्चुअल में 10 लाख रुपए में बेची है. बताओ क्या राहुल के पास कोई अवेलेबल है, रेमेडी अवेलेबल है, ताकि वो प्रूव जा सके, कहीं बोल सके कि मेरी सर वास्तव में दुकान 10 लाख रुपए के अंदर बिकी है. यस, यहां पर डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपकी जेन्युइनली सिचुएशन है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो एसडीवी से कम है, अगर आपको लगता है जेन्युइनली आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो एसडीवी से कम है, तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास मामला रेफर कर सकते हो. आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास मामला रेफर कर सकते हो. वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास मामला रेफर करते हो तो फिर जो वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी वैल्यू बताएगा, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और नॉट बेनिफिशियल तो इग्नोर कर दिया जाएगा. ये चीज ध्यान रखना. अब समझ आया कि आपको मेरी बात यहां तक. अभी मैं और बता रहा हूं. वैसे यहां पर राहुल बोलता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी, नो डाउट आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अगर मान लो ये भूतिया दुकान नहीं होती तो सर मेरी दुकान भी आराम से 50 लाख से ऊपर बिक जाती. लेकिन ये भूतिया दुकान है सर, कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था. कोई खरीदार मिला, मैंने तरकारी 10 लाख रुपए के अंदर. तो सर वास्तव में इसकी सेलिंग प्राइस 10 लाख ही है, ज्यादा नहीं है सर. मेरे पे अगर आप 50 लाख कंसिडरेशन मानते हुए टैक्स लगा दोगे, मोटा टैक्स लग जाएगा. मान लो मेरी कॉस्ट है
5 लाख रुपए, तो 45 लाख पे टैक्स लग जाएगा। 45 लाख पे टैक्स मतलब 20% के हिसाब से 9 लाख रुपए। सर आए 10 लाख है मेरी जेब में, वास्तव में 10 लाख आए सर मेरी जेब में। ऐसे मत करो सर, गरीब आदमी को मारोगे क्या? 10 लाख पे आप 5 लेस करोगे तो 5 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, आप 45 लाख पे टैक्स लगा दोगे, सर गुनाह हो जाएगा मेरे साथ। तो राहुल के पास ऑप्शन है कि अगर वो जेन्युइन सिचुएशन है तो यस ही कैन रेफर मामला टू वैल्यूएशन ऑफिसर। और जब मामला वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी प्राइस बताएगा अगर वो इसके लिए बेनिफिशियल है तो वो एसडीवी बन जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। अपील नहीं, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी वैल्यू बताएगा अगर वो इसके बेनिफिशियल है तब तो वो उसके एसडीवी बन जाएगी, और अगर वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसे मान लो मामला वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया, जैसे मामला वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया और वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा हाँ यार बात तो इसकी सही है यार, इसकी वैल्यू एक्चुअल में 15 लाख रुपए ही है, 10 लाख नहीं। उसने कहा नहीं 15 लाख रुपए है वैल्यू, तो इट इज बेनिफिशियल। 50 लाख से तो बढ़िया है ना 15 लाख पे टैक्स देना पड़े, है ना। ये इसके लिए फायदे का सौदा है ना भाई। देखो अगर वो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू पे नहीं जाता है तो एसडीवी 50 लाख रुपए, भाई 50 लाख रुपए तेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर को मामला रेफर किया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला नहीं 15 लाख इज द वैल्यू, तो 15 लाख ही आपका क्या हो जाएगी, एसडीवी बन जाएगी, बिकॉज दिस इज बेनिफिशियल। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है बावड़ा बना रहा है, 50 लाख नहीं 65 लाख है इसकी वैल्यू। ये बताओ ये एसएससी के बेनिफिशियल है क्या? नो। सो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है क्या? आपको समझ आ रहा है क्या ये बात? फिर क्वेश्चन देता हूं इसी पे। ये समझ आया क्या? चलो अब समझना। वापस समझो। हमने राहुल ने नीलाजीत को जो प्रॉपर्टी बेची थी 2 करोड़ में बेची, सेलिंग प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसकी कितनी थी 5 करोड़ रुपए, सॉरी 3.5 करोड़ रुपए, ठीक है। राहुल गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, बोले नहीं सर मैंने वास्तव में इतने में बेची है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला इसकी वैल्यू है भैया 2.5 करोड़, बताओ क्या होगा? 3 करोड़, बताओ क्या होगा? 3.70 CR, बताओ व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? बताओ, ये बताओ मुझे, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? मैंने अभी बोला ना वो ढंग से सुनना। अगर मान लो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हो और वैल्यूएशन ऑफिसर की अगर प्राइस आपके लिए बेनिफिशियल है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की जो प्राइस होगी वो आपके लिए एसडीवी बन जाएगी। अब आप आराम से बताना मुझे व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आराम से बताना, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्विस्ट तो लेके आता ही आता हूं यार। हाँ जी बोलो जी। बताओ व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 2 करोड़ रुपए सेलिंग प्राइस है, एसडीवी है 3.5 करोड़ रुपए। चलो जी एक और सिचुएशन दे दूं, इसी में डी पॉइंट और दे देता हूं। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है 2.10 CR, बताओ अब क्या होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? बताओ एक और सिचुएशन, ए बी सी डी। सेलिंग प्राइस 2 करोड़ रुपया, एसडीवी 3.5 करोड़ रुपए। जनरल सिचुएशन क्या होता है? अगर सेलिंग प्राइस का 110% एसडीवी से कम है तो एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां पे राहुल बोला है सर मैंने एक्चुअल में से 2.5 करोड़ में बेचा है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास सॉरी एक्चुअल में 2 करोड़ में बेचा है, मामला वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया गया, वैल्यूएशन ऑफिसर बोला नहीं 2.5 करोड़ इसकी प्राइस है। दिस इज बेनिफिशियल, यस बेनिफिशियल, 3.5 करोड़ से तो बढ़िया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2.5 करोड़ ही लगे, तो पहले केस में 2.5 करोड़ एब्सोल्युटली करेक्ट।
दूसरा केस 3 करोड़, एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज दिस इज बेनिफिशियल। तीसरा केस नॉट बेनिफिशियल, भैया तू तो एसडीवी ले ले, 3.5 करोड़ इज गुड, चल तो 3.5 करोड़ विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इग्नोर कर दिया जाएगा, 3.70 को इग्नोर कर दिया जाएगा। चौथा केस दिस इज बेनिफिशियल, सो वैल्यूएशन ऑफिसर की जो प्राइस होगी वो एसडीवी मान ली जाएगी। मैंने बोला था ना तुम्हें, मैंने बोला था ना एसडीवी मान ली जाएगी। तो सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है तो एसडीवी होगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहां 2 करोड़ का 110% कितना होता है 2.20। क्या ये 2.10 से कम है? नो। तो इस केस में 2 करोड़ ही आपका सेल प्राइस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड नीलाजीत, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैंने जो वर्ड्स बोले थे ना उन वर्ड्स को ध्यान रखा करो। जो वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू बताता है वो आपके लिए एसडीवी बन जाएगी अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो, ठीक है ना। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू आपके लिए बेनिफिशियल है तो वो एसडीवी बन जाएगी, और वो एसडीवी बन जाएगी तो अपना देसी तरीका लगा लो। सेलिंग प्राइस का 110% एसडीवी से कम है या ज्यादा है, बस उसके बेसिस पे देख लो व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जी आगे चले, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, देन 2 मिनट का तो क्या लो, 5 मिनट का ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 10:44 हुई है, 10:50 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाश्ता तो तुमने कर लिया होगा मस्त पहले से ही, है ना, उसका वेट तो करना ही मत, नाश्ते का कर लो, साथ साथ करते चलो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आता हूं मैं 50 CA बोला कि भैया अनलिस्टेड कंपनी, अनकोटेड कंपनीज कि शेयर अगर आप ट्रांसफर करते हो फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर तो उसका एफएमवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जुगाड़ करते हो, क्यों जुगाड़ करते हो अभी बताता हूं। 50 CA क्यों इंट्रोड्यूस किया गया बताता हूं अभी। हम सब जुगाड़ करते हैं, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, है ना। हाँ तो आ जाओ भैया, देखते हैं क्या जुगाड़ हो रहा था जिसके कारण 50 CA इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ जी, क्या कौन सा पॉइंट वापस बताना है सर? ये पॉइंट आया तो था दिमाग में पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। हाँ बट अब ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जामिनर अपने को यहीं फिर के लेता है, एग्जामिनर हमको यहीं कंफ्यूज करता है इसीलिए मैं हर एक चीज को वेट देता हूँ। वो वेट मतलब बोलते समय बोलता हूँ ना कि इसको एसडीवी मान लिया जाएगा। तो हमारा 50C का रूल क्या है, सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है तो एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जो मामला गया तो उसकी प्राइस अगर एसडीवी मान ली गई तो उसी अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आगे चलूं मैं, चलो नाउ कम ऑन दी 50 CA। दूसरा रेस्ट्रिक्शन, अभी हम क्या देख रहे थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उसी से कनेक्टेड मैंने क्या करा, सिंपल आपको 3 सेक्शन करा दिए। पहला मैंने क्या बोला कि भाई आप जिस प्राइस पर बेच रहे हो वो सेल प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगी। दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो जो एसेट्स आपको मिल रही है उसका एफएमवी, उसका एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगी। तीसरा, कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, अगर आप कंसीडर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कंसीडरेशन, अगर आपने एसेट्स ट्रांसफर करी है उसका जो कंसीडरेशन है नॉट डिटर्मिनेबल, तो उस केस में जो एसेट्स आपने ट्रांसफर करी है उसका एफएमवी और उसका एसडीवी विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये है सेक्शन 50D में, ठीक है, ये सेक्शन 50D में है। फिर मैंने बताया था भैया ये जुगाड़ हो रहे थे, उस जुगाड़ को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया, पहला सेक्शन 50C जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर सेलिंग प्राइस का 110% अगर एसडीवी से कम है तो एसडीवी विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, अदरवाइज सेलिंग प्राइस इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ये चीज है, ठीक है। दूसरा लोग जुगाड़ जो कर रहे थे वो देखो, आ जाओ, वहां पर 50 CA का रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया। अब बताता हूं क्या जुगाड़ कर रहे थे लोग। राहुल बड़ा टैलेंटेड है राहुल बड़ा टैलेंटेड है। राहुल को पता है यार मेरे को अगर मान लो सारा अली खान से मामला सेट नहीं होता है तो ये मकान किसी ना किसी को मुझे बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये मकान में मेरे को रहना तो है नहीं। मैं तो आया ही इधर इसीलिए हूं क्योंकि भाई कोशिश कर लेते हैं। तो राहुल बड़ा टैलेंटेड है, तो उसने ये मकान जो खरीदा ना,
अगर मान लो ये अपने नाम पे खरीदता, लेट्स अज्यूम, अब इसको क्या करना था, इसको ये था कि भाई उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 3.5 करोड़। मान लो ये बेचता है 2 करोड़ के अंदर, ठीक है ना, ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो उसको पता है कि 3.5 करोड़ मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3.5 करोड़ मान लिया गया और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 50 लाख रुपए है, तो 3 करोड़ पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो राहुल इंटेलिजेंट तो था ही, अगर इंटेलिजेंट नहीं होता तो सारा अली खान के पहुंचता ही नहीं है। इतना माइंडेड है, तभी तो सारी प्लानिंग पहले से सेट कर रखी थी इसने। तो इसने क्या किया, ये मकान जो लिया ना, अपने नाम पे नहीं लिया, इसने बनाई एक प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है। क्लोजली हेल्ड कंपनी बनाई और उसमें ये मकान खरीद लिया। और ये मकान खरीदा तो ये आ गया उसकी एसेट्स में, दिख जाएगा इधर कितने में, मान लो 50 लाख रुपए के अंदर ये मकान खरीद लिया, ठीक है। और अपन यहाँ पे बुक वैल्यू दिखा ही रहे, बैलेंस शीट में आपकी बुक वैल्यू दिखी जा रही है। नाम तो सुना होगा, हाँ राहुल, नाम तो सुना होगा। तो अब भाई साहब ने यहां पे जुगाड़ क्या किया वो देखना। 50 लाख का इसका प्रॉपर्टी है, यहां पे शेयर कैपिटल कितनी हो गई, ये मान लो उस समय 50 लाख रुपए, ठीक है। अब राहुल ने क्या करा, अब राहुल ने करा कि अब मैं मकान, अब मेरे मान लो शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर, तो 50 रुपए का एक शेयर हो गया, 50 रुपीज पर शेयर, करेक्ट। 1 लाख शेयर कैपिटल है, 50 रुपए का एक शेयर हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब राहुल का जुगाड़ देखना, इस जुगाड़ के कारण सेक्शन 50 सीए इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब राहुल को अगर मान लो ये प्रॉपर्टी खुद के नाम होती, अगर ये प्रॉपर्टी खुद के नाम होती तो साहब 3 करोड़ टैक्स देना पड़ता, बस ने खुद के नाम पे ना लेके कंपनी के नाम पे ले लिया। क्या फर्क पड़ गया सर, कंपनी के नाम ले लिया, कंपनी भी अगर इसको प्रॉपर्टी को बेचेगी, कंपनी भी अगर इसको बेचेगी तो इतना ही टैक्स, तो कैलकुलेशन यही बनेगा ना सर। क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो, अरे भाई इसने मकान नहीं बेचा, इसने कंपनी के शेयर बेचे। आप समझना, अगर ये बिल्डिंग ही बेचता, इस कंपनी से इस बिल्डिंग को बेचता, तब तो बिल्कुल है बराबर कैपिटल गेन आता, यही वाला कैपिटल गेन आता, लेकिन इसने मकान नहीं बेचा। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एसडीवी कंसीडर की जाती है, तो इसने मकान तो बेचा ही नहीं, इसने मकान तो बेचा ही नहीं, इसने तो कंपनी के शेयर बेच दिए, राइट। कंपनी के शेयर बेच दिए, कितने में, 50 रुपए का शेयर था, इसने कहा 100 रुपए पर शेयर बेच देता हूं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना हो गया, 1 लाख शेयर इंटू 100 रुपया, मतलब 100 लाख रुपीस, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख रुपए। चलो भैया 50 लाख पे हम टैक्स पे कर देंगे, जहां 3 करोड़ पे टैक्स लग रहा था, 50 लाख में मामला सलटा दिया। यस और नो, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। फिर डिपार्टमेंट की बत्ती जली, फिर डिपार्टमेंट ने क्या लाया बताता हूं। ये समझ आया नहीं आया, मतलब मकान ट्रांसफर कर दिया, उसे पता था मकान पे तो सेक्शन 50C लगा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। मकान नहीं बेचने का, अपन तो इस कंपनी को बेच दो, तो मकान ऑटोमेटिक बिक जाएगा। समझ आया, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अलग से। नहीं आया, वापस समझाता हूं, वापस समझो। हमारे राघव ने क्या किया, राघव के पास जमीन है, चलो इसी एग्जांपल को राघव वापस समझाता हूं मैं। राहुल के पास, अपने पास देखो, राहुल के पास ये मकान था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50 लाख रुपए। अगर वो उसको बेचने जाता तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आता, 3.5 करोड़ रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना। अगर आपका सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, राइट, तो मान लो सेलिंग प्राइस 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ का 110% कर भी लोगे तो 2.20 CR, ठीक है ना, 2.20 CR,
2 करोड़ का 110%, सेलिंग प्राइस का 110% अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ रुपए विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस माइनस कॉस्ट 50 लाख रुपए, लेट्स अज्यूम। तो 3 करोड़ रुपए टैक्स लगता यस, अगर वो मकान बेचता तो। अब इसने मकान नहीं बेचा, इसने क्या बेचा, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी के रूट आउट इसने इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट किया तो 50 लाख रुपए की बिल्डिंग यहां पे खड़ी हो रही है, ठीक है, और उसकी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए। उसने मान लो 50 लाख पैसे लगाए एज ए शेयर कैपिटल, और वो 50 लाख का मकान खरीद लिया, तो बैलेंस शीट फाइनल यही होगी ना अपनी फाइनल बैलेंस शीट। शेयर कितने थे, 1 लाख शेयर इंटू 50 रुपए का, तो 50 लाख रुपए हो गए, राइट। अब इसने क्या किया, ये जो प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी के शेयर सारे के सारे बेच दिए, शेयर बेच दिए। 50 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में बेच दिए, है ना भाई, 50 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में बेच दिए। तो बोलेगा भैया शेयर, अपने शेयर्स थे मेरे पास, 50 रुपए मेरी कॉस्ट थी, देखो भैया मैंने सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपया, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है, मैं तो ईमानदार आदमी हूं। मैंने 1 करोड़ के अंदर शेयर बेच दिए माइनस कॉस्ट, इन पे कॉस्ट कितनी है सर, 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इस 50 लाख पे मैं टैक्स दे दूंगा, राइट। समझ आ रहा है क्या ये चीज। तो यहां पर ये 50 लाख रुपए पे टैक्स पे कर रहा है। और मान लो राहुल को नीलाजीत को ट्रांसफर करना था, अब राहुल ने अपने शेयर्स नीलाजीत को ट्रांसफर कर दिए, तो अब बताओ, अब जब ये प्राइवेट कंपनी नीलाजीत की हो गई, तो ये मकान भी तो नीलाजीत का हो गया, अब उसको जो करना है वो करे। समझ आ रहा है, हाँ। वापस बताना अगर कोई डाउट आए तो। यहां पर अब देखो, राहुल ने नीलाजीत को मकान बेचने की बजाय कंपनी बेच दी, कंपनी बेच के नीलाजीत के पास तो मकान चाहिए, आ गया ना मकान का कंट्रोल। जब कंपनी का कंट्रोल आ गया, जब कंपनी का मालिक बन गया, तो कंपनी की सारी एसेट्स का मालिक भी तो वही है भाई। तो ये लो भैया, नीलाजीत को बिल्डिंग मिल गई। ये जुगाड़ हो रहे थे। इस जुगाड़ को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने बोला, क्या रे आता माजी सटकली, तुम तो बावड़ा बनाते हो हमको, तुम हमें बावला बनाते हो। हाँ। उन्होंने यार रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया, बोले क्या करता रे, शेयर की एफएमवी निकाल, फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर की एफएमवी निकाल, मतलब ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी की एफएमवी निकालो। भैया तुमने बुक वैल्यू दिखा रखी है एसेट्स की, इसकी मार्केट वैल्यू निकालो, मार्केट वैल्यू। और जब मार्केट वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 3.5 करोड़, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एफएमवी जो भी है उस दिन की, राइट। तो 3.5 करोड़ इसकी आपकी मार्केट वैल्यू आ गई, तो हो गया आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, अगर आपके पास 3.5 करोड़ की एसेट्स है, आपकी बैलेंस शीट 3.5 करोड़ की हो गई, आपकी नेटवर्थ 3.5 करोड़ की हो गई, तो शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली 3.5 करोड़ का ही होगा, अकॉर्डिंगली सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस 3 करोड़ से, तो 3.5 करोड़ की नेटवर्थ हो गई आपकी। तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई, 3.5 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ अपॉन 1 लाख शेयर, तो 350 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। उसने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, शेयर की एफएमवी निकालो। अब कितना हो गया, 1 लाख शेयर इंटू एफएमवी, ये हो गया 3.5 करोड़। अब तुम लेस करो कॉस्ट 50 लाख रुपए, ये ले भैया। तो ये जुगाड़ भी तुम्हारा नहीं चलेगा। समझ आया, ऐसा जुगाड़ कर रहे थे। तो भैया ये जुगाड़ भी नहीं चलेगा। इन्होंने इंपोज कर दिया सेक्शन 50CA। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी अनकोटेड मतलब एक प्रकार से समझ लो प्राइवेट कंपनीज, क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसपे अपना कंट्रोल होता है, अपने लोगों का कंट्रोल होता है, परिवार के लोगों का, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी समझो तुम तो देसी शब्दों में। अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर करती है एफएमवी से कम प्राइस पर, तो एफएमवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। दैट्स इट, हो गया सर आपका ये काम। 50CA इतना ही है। चलो एक बार तुम्हें वो दिखा देता हूं। दिल ने तुमको चुन लिया है,
यार नीलाजीत आज एक बार ना दिन में मेरे को कॉल करना, अपना वो सारा जो पहले का प्लान है ना वो अपना वो एक बार सेट करते हैं, क्या क्या चीजें पेंडिंग रह रही है, सारी चीजें बराबर हुई नहीं हुई वो सब एक बार व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर अपन आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अपन कुछ नई स्टेप मैं बताता हूँ। चलो पहले अपन जो पुराना काम है वो व्यवस्थित करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नीलाजीत दिन में यार आप, अच्छा आपका सेशन है आज तो कंटिन्यू, रात को कॉल करना 7:30 बजे सेशन से फ्री होने के। कंपटीशन फिर से बताता हूँ। तो इस कारण ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कि अनकोटेड कंपनी के शेयर्स अगर आप उसकी एफएमवी से कम प्राइस पर, एफएमवी मतलब असेट्स की जो मार्केट प्राइस है उस पे आओ, उस पे लेके आओ, उसमें से लायबिलिटीज लेट करो, नेटवर्थ निकालो। ठीक है ना, तो जो भी नेटवर्थ है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो हर शेयर की एफएमवी आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर आप उस एफएमवी से कम प्राइस पर बेचते हो तो एफएमवी ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में एफएमवी क्या था, अभी हमने निकाला जब 350 रुपए था, आप कितने में बेच रहे थे, आप 50 रुपए में बेच रहे हो, तो अगर सेलिंग प्राइस आपका एफएमवी से कम है तो एफएमवी ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो 1 लाख शेयर्स इनटू एफएमवी, दिस विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। यही हाँ, बट आपके क्लास है ना यार वापस, हाँ नवनीत सर की क्लास के बाद कर लेना मुझे आप। एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया, समझ आया ये वाला पॉइंट? तो अभी तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया है, बस दिस इज द लास्ट पार्ट। अब आपको कल अपन करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कल कंप्लीट करा दूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अपना सेकंड पड़ाव पार हो जाएगा। जैसे ही सेकंड पड़ाव पार हुआ बस फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो एक दिन का मामला है, बस 2 दिन मान के चलो। अगर मान लो सुबह का, कल का सुबह का और शाम का सेशन मुझे मिल जाता है तो कल अपन सेकंड पड़ाव पार कर लेंगे। ठीक है ना, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट्स इट। कल शाम को अवेलेबल हो क्या तुम? 4:30 बजे, 4:30 5? ये हट क्यों नहीं रहा मेरे भाई, पता नहीं, चलो जो भी है। अब देखो पढ़ो, अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स मतलब वही क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, जो शेयर कोटेड नहीं है, मतलब जो शेयर लिस्टेड नहीं है, मतलब जो शेयर कोटेड नहीं है मार्केट में। ठीक है ना, हाँ लिस्टेड कंपनीज में नहीं होता है, बट लिस्टेड कंपनी में भी कुछ डब्बा कंपनीज होती है। ठीक है ना, डब्बा कंपनी जो बनाई फर्जी कंपनी बनाई जाती है, जो लिस्टिंग हो गई, पुराने टाइम में लिस्टिंग हो गई, चली आ रही है, कुछ होती है कंपनीज। ठीक है ना, वो भी आपकी अनकोटेड ही मानी जाएगी अगर उसमें ट्रेड, रेगुलर ट्रेड नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, बताता हूं आप, तो बस अभी मेजरली इसे क्लोजली हेल्ड कंपनी समझो ताकि आपको क्लियरिटी रहे। अनकोटेड शेयर्स की एफएमवी और सेल प्राइस, अगर एफएमवी ज्यादा है, एफएमवी ऑफ शेयर्स सेल प्राइस से ज्यादा है तो एफएमवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। कोटेड शेयर मींस क्या है? कोटेड। अनकोटेड क्या हो गए सर? जो कोटेड नहीं है। तो कोटेड को इन्होंने यहां पर बताया है, कोटेड जो क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जो रेगुलर ट्रेड होते हैं, रेगुलर बेसिस पे ट्रेड होते हैं। ठीक है ना, और जिसका प्राइस करंट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है। जैसे आज मान लो रिलायंस है, रिलायंस रेगुलर ट्रेड होता है, उसके प्राइस उसके जो करंट ट्रांजैक्शन है उससे मॉनिटर्ड होती है, राइट, और लिस्टेड है। तो ये बोलता है कि अगर आपकी लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, रेगुलरली ट्रेड होना चाहिए, और प्राइस्ड करंट ट्रांजैक्शन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वहां से उसकी प्राइस निकली हो, तो दीज आर द कोटेड शेयर्स, राइट, दीज आर द कोटेड शेयर्स। हाँ, वो डब्बा कंपनी कुछ अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी लिस्टेड कोई डब्बा कंपनी लिस्टेड नहीं है लिस्टेड है, कोई रेगुलर ट्रेड नहीं होता है, जब भी उनको मूवमेंट करानी होती है तब कराते, बाकी कुछ ट्रेड नहीं होता है, तो वो भी अनकोटेड कहलाती है। इवन वो लिस्टेड है लेकिन वो अनकोटेड कहलाती है। क्यों? क्योंकि सर लिस्टेड तो है, कोटेड क्या होती है? 3 चीजें होनी चाहिए, प्लस तीनों चीजें होनी चाहिए कि लिस्टेड हो, रेगुलरली ट्रेड हो रही हो, और उसकी जो प्राइस है वो करंट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे निकल रही हो। भाई जिसके ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे हैं
जिसके ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, जो रेगुलर ट्रेड ही नहीं हो रही है, वो लिस्टेड होते हुए भी अनकोटेड कहलाएगी, ठीक है ना, अनकोटेड कहलाएगी, कोटेड नहीं कहलाएगी, क्योंकि कोटेड होने के लिए आपके पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, अदरवाइज इसके अलावा जो कोटेड नहीं है वो सारी अनकोटेड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको इतना ज्यादा लोड मत लो, आप तो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी समझ लो, दैट्स सफिशिएंट है। लेकिन ये प्रोविजन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 50CA। मैंने क्या बताया था, 1 मिनट रुकना, भाई कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, मैं क्या बोल रहा था, अभी मैंने आपको क्या बताया, अनकोटेड शेयर के केस में सिंपल अभी हमने देखा 50CA का रेस्ट्रिक्शन, 50CA का रेस्ट्रिक्शन है ना, कि अगर मान लो अनकोटेड शेयर्स के केस में अगर आप उसकी सेलिंग प्राइस एफएमवी से कम है तो एफएमवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन एक केस में जहां कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा चुकी है वहां उसका एफएमवी कंसीडर नहीं करना है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। वो केस क्या है वही मैं बता रहा हूं आपको, देखो। The provision of section 50CA shall not apply to the transfer of unquoted shares of a company और उसकी सब्सिडरी of such subsidiary। ये कहता है कि वो कंपनी या उसकी सब्सिडरी पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा where NCLT, ठीक है ना, ऑन एन एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जा चुकी हो, ये था ना नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी के पास जाता है, भैया कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तब जाती है ये सारी चीजें, है ना सर, आ रही है ना अभी तो आवाज, है ना। तो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन करी हो उस कंपनी के लिए, भैया इसका मामला सुलट गया है, सुलटाओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हैज सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब उसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया हो, मतलब वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में होंगे उसको सस्पेंड कर दिया हो, एंड हैज अपॉइंट न्यू डायरेक्टर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को अपॉइंट किया, क्यों, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर दिया क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गड़बड़ कर रहे होंगे इसलिए रिमूव कर दिया, और न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए, ठीक है। एंड सच कंपनी एंड सब्सिडरी हैज बीन ट्रांसफर, सब्सिडरी वो अपने क्या कर रहे हैं, शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय दी एनसीएलटी, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने जो प्लान अप्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में कभी भी आपको एफएमवी नहीं देखना है। उस केस में जो सेलिंग प्राइस है, भैया ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरविजन में हो रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में हो रहा है, मान लो उसकी एफएमवी है 100 रुपया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है भाई 25 रुपए में नक्की करो मामला, 25 रुपए में नक्की करो, राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में हो रहा है तो फिर आप ये एफएमवी कंसीडर्ड नहीं करोगे, बस ये चीज ध्यान रखना, सिंपल, ठीक है ना, इतना लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है वैसे, बस थोड़ा सा ऑर्डर। हाँ, तो समझ आया सेक्शन 50C और 50CA, ये रेस्ट्रिक्शन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कभी याद करने की जरूरत ही नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिस प्राइस पर आप बेच रहे हो दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर अगर एक्सचेंज में कर रहे हो तो जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसका एफएमवी और उसका एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाएगा, और अगर कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल तो जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका एसडीवी या एफएमवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। वहां पर 2 रेस्ट्रिक्शन थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जुगाड़ हो रहा था, सेक्शन 50C इंट्रोड्यूस किया गया, अनकोटेड कंपनी के शेयर्स में जुगाड़ हो रहा था, 50CA इंट्रोड्यूस किया गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना तुमको। अब मैं आपको लेके जाऊंगा अगला पार्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो अपन करेंगे कल। तो कल अपन, अब मुझे वो 4 बजे वाला टाइम बताओ यार, कल का क्या सीन है तुम्हारा, कल का क्या सीन है, कल का क्या सीन है भाई। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं 50CA का, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, जब इसमें क्वेश्चन बनेगा ना दे देता हूं एक एग्जाम्पल। ए प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एट 20 रुपीज पर शेयर, 1000 शेयर ट्रांसफर करे, एंड एफएमवी ऑफ सच शेयर इज ₹45। बताओ
चलो बताओ, कैलकुलेट कैपिटल गेन कितना इजी है, बस फंडामेंटल आपके मजबूत होने चाहिए। अभी तक कोई भी नहीं है ना, बस ठीक है, डन। तो अभी मेरी ना आपके कौन कौन से टाइमिंग है मुझे बता दो एक बार, सभी लिख दो। कौन कौन से अभी शेड्यूल चल रहे हैं आपके? मेरे हिसाब से जो जो शेड्यूल चल रहे हैं एक बार लिख दो, मुझे पूरा पता रहे ना आपका एक बार। वैसे मैं कोई ग्रुप में नहीं है क्या यार? अरे यार अभी भेजा तो था यार उन्होंने, मैं देखता हूँ एक मिनट को। मेरे हिसाब से 4 बजे आप सब फ्री हो जाते हो, है ना? चार बजे सब फ्री हो जाते हो ना तुम सारे सेशन से? यहां कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या 50 सीए लिख के आओगे, एज पर 50 सीए। अगर कोई भी अनकोटेड कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर करती है एफएमवी से कम प्राइस पर, एफएमवी से कम प्राइस पर, एफएमवी से कम प्राइस पर, तो 50 सीए के अकॉर्डिंग एफएमवी ही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो 45 इंटू 1000 शेयर, तो 45,000, ठीक है, माइनस कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगी, लेट्स अज्यूम 10 रुपए में खरीदे थे इन्होंने, तो ये 10 के हिसाब से 10,000, तो 35,000 का कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो 4 बजे सभी फ्री हो जाते हो, तो कल से अपन कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल गेन इस वीक में क्लोज करवाना। कोशिश करता हूं कि अगर मान लो चलो कल नहीं भी हो तो अपन नेक्स्ट 23 तारीख से ले लेंगे, क्योंकि 23 को मेरा एक मैराथन भी है, वो शेड्यूल रहेगा मेरा। तो शायद कल मैं तुम्हारा 1-1.5 घंटे का ही सेशन लेता हूँ, ठीक है ना? और फिर परसों से मॉर्निंग इवनिंग दोनों लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ताकि क्या है, मुझे टाइम पे चीज़ें आपका कंप्लीट करवानी है, क्योंकि मुझे आपको नोट सीरीज करवानी है, कई सारे मैं चीज़ें करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यही पढ़ा रहा होता, खत्म करवा रहा होता, तब तो चलता भी सही कि ठीक है यार ये पढ़ाया काम खत्म। बट मैं आपको डबल टाइम पढ़वा रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ाया फिर नोट सीरीज में और कराऊंगा, फिर मॉड्यूल और करवाऊंगा। भाई साहब क्या 3-3 बार आपकी चीजें हाथ में, मैं कहीं कोई भी मिस होने ही नहीं दूंगा आपका एक भी पॉइंट। हाँ, वो शेयर का इश्यू प्राइस नहीं की मैंने, लिख दिया मैंने, 10 रुपए लिख दिया, ठीक है ना? मैं 3-3 बार आपको अभी मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाते वक्त भी पूरी शिद्दत से ही पढ़ा रहा हूं। दूसरा नोट सीरीज, वहां पे भी आपको शिद्दत से करा दूंगा। तीसरा मॉड्यूल, वहां पे भी शिद्दत से करा दूंगा। मुझे बताओ कोई एरिया छोड़ा ही नहीं अपन ने भाई, पूरी तुम भी शिद्दत से काम करना है यार, ठीक है? सारे क्वेश्चन आंसर भी आ रहे हैं अपने, सब कुछ हो रहा है, मतलब एक भी चीज अपन यहाँ पे स्किप नहीं कर रहे हैं। और फिर अब मैं आपको रिवीजन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे को रिवीजन भी अभी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एंड मोमेंट पे रिवीजन, भागम भाग मुझे नहीं करना है, मुझे अभी सब कुछ अभी का अभी क्लोज करना है। तो रिवीजन नो डाउट अभी शुरू नहीं कर पाएंगे अपन, रिवीजन शुरू करेंगे मेरे हिसाब से दिसंबर के टाइम लगभग अपन शुरू कर देंगे। तो बस यही है यार, मुझे बस ये है कि चीज़ें एकदम व्यवस्थित चाहिए मुझे आपके लिए। गुटका मैं इसीलिए आप सभी को, जो वॉलंटियर्स अपनी टीम है ना, अपन गुटका भी डेवलप करेंगे, तो गुटका डेवलप करने में मेरे को आप सभी का हेल्प लगेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, आप सभी का मतलब जो अपन वॉलंटियर्स है ना, अपन एक एक गुटका डेवलप करने में छोटे छोटे मैं क्या पेपर पे दे दूंगा, आप उसे थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो गुटका विल बी द गेम चेंजर। एग्जाम टाइम में जो भी आपने देखा, अपन ने कल रिवाइज किया था 30 मिनट 25 मिनट के अंदर अपन ने पूरा पार्ट रिवाइज कर लिया। ऐसे ही मैं आपको पार्ट 2, जो पहला पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ, तीसरा पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ भी मैं आपको 25 मिनट 20 से 25 मिनट में रिकॉल करवा दूंगा। आप समझो, इतना बड़ा चैप्टर 1 घंटे के अंदर रिकॉल करके फ्री हो जाओगे भाई साहब, बल्ले बल्ले। तो उसके लिए अपने को मेहनत एक्स्ट्रा लेवल की करनी होती है, जब जाके अपन वो चीज अचीव कर सकते हैं यार, है ना? तो इसीलिए आप वॉलंटियर्स एक बार नीलाजीत आज तक का जो सिनेरियो है मुझे वो अपडेट करो, ताकि अपन अगले सिनेरियो पे काम करें। अब पीछे नहीं रुकना है अपने को, है ना? अब जो चीजें अपन ने पकड़ ली उसको और मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। चलो जी, ओके, बाय बाय।